गुड आफ्टरनून। चलिए शुरुआत करते हैं। रेडी? तो इस पर आज बहुत सी बातें हो रही हैं और मुझसे भी व्यू मांगा गया कि आप अपना व्यू दें। बहुत से लोगों ने कहा भी, तो लगे हाथ आपके मन में भी बहुत सी बातें चल रही होंगी। तो चलिए हम लोग इस पे अपनी एक बात रखते हैं। पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, बात है कि हम चीजों को कितना सही तरीके से समझ पाते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार्ट हो गया। चलिए, तो कई लोगों ने कहा कि इंडिया बनाम भारत पे हम थोड़ा सा कुछ बातचीत करें। आप लोग भी जानना चाहेंगे कि हमारा अपना व्यू क्या हो सकता है। तो डेफिनेटली इसमें कई मत हो सकते हैं, लेकिन मैं फैक्ट्स रखने की कोशिश करूंगा कि क्या चीज है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि हम एस जयशंकर साहब को पढ़ रहे हैं, उनकी किताब को पढ़ रहे हैं। तो आज न्यूज़पेपर में उनका एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आया और उस पर कई काउंटर स्टेटमेंट कल रात में आ गए थे। कई राजनीतिक दलों के लोगों ने चैलेंज किया कि चलिए हम बात करते हैं। तो डेफिनेटली आपके मन में भी बात चल रही होगी कि क्या सही है क्या गलत है, इंडिया नाम रहने दो, नाम में क्या जाता है, ठीक है, भारत क्यों पढ़ना चाहिए। और कई शशि थरूर साहब का स्टेटमेंट आज आ गया, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। ये सारी चीजें जो है वो आपको ढेर सारी चीजें मैंने कलेक्ट की हैं, कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि इससे आपको चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। तो मैं अपना व्यू रख रहा हूं, ठीक है, ये राष्ट्र का व्यू नहीं है। मैं अपना व्यू रखने की बात करूं कि प्रधानमंत्री ने भी आज एक स्टेटमेंट दिया कि इन सब विवादों पे बहुत संयमित होकर तथ्यों के साथ बात करें। अगर आज का हेडलाइन देखेंगे तो उन्होंने लिखा तथ्य आधारित जवाब दें। यानी कि उन्होंने भी बात कही कि आप जो कोई बात करिए, भारत की एक प्रकृति है, भारत का एक नेचर है कि हम हमेशा आर्गुमेंटेटिव इंडियंस रहे हैं। जो अगर अमर्त्य सेन ने जो बात कही है, तो कि हम बहुत ही जो है जब कोई बात कहते थे हम अपने फैक्ट्स जरूर रखना चाहते थे, हम तथ्य रखना चाहते थे, तर्क करने वाले देश के रूप में रहे। तो प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि आप जो बात कहें उसके पीछे जो है तथ्य होने चाहिए, आपके पास फैक्ट्स अवेलेबल होना चाहिए, आप क्यों कह रहे हैं। तो डेफिनेटली हम भी अपनी क्लास में इस विषय पे आज बात करेंगे और एक इंसाइट डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए शुरुआत करते हैं और आपके अपने राय क्या है ये भी आप बताएंगे। तो आज सुबह का जैसे न्यूज आया कि भारत के विरोधी पढ़े संविधान, चूंकि आप एक जबरदस्त ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और अब एक राजनीतिक दल में है, तो राजनीति में आने के बाद आपकी भाषा थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो भारत के विरोधी, तो भारत के विरोधी अभी इंडिया और भारत पे लेके तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तो कुछ ये सेगमेंट आया है, हम यहां से बात करेंगे। जो स्टेटमेंट आया है कि संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, ये शब्द जो है इस पर बहुत चर्चा चल रही है। कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने भी बोला कि चलो हम इस पे डिबेट करते हैं। चैलेंज किया गया कि एस जयशंकर साहब को हम डिबेट करते हैं। और हमने एक लेटर लिखा। लेटर में हमने वहां पर जो है रिपब्लिक ऑफ भारत प्रेसिडेंट की तरफ से हमने एक इन्विटेशन दिया और हम भारत शब्द को कह रहे हैं। और अचानक से इस शब्द को लेकर पूरे देश में एक जबरदस्त कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, बहुत सी बातें शुरू हो गई हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम इस पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। हालांकि सरकार ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि हम आधिकारिक रूप से हम इसको कहें, लेकिन हम इस पे क्या हुआ, चूंकि एक राजनीतिक दल और उसके संगठन ने उसका नाम इंडिया रख दिया था, अपना एक जो एब्रीविएशन है जो इंडिया के रूप में सामने आ रहा था, जिसका जो मतलब जो है इंडिया निकल के आ रहा था, तो उसको एक राजनीतिक रंग जो है दे दिया गया। तो आपके दिमाग में भी बात आ रही होगी कि इंडिया, हम बचपन से ये नाम सुनते चले आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत कॉमन है और तमाम किताबों में भी इसी नाम से भारत को प्रस्तुत किया गया है और हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, इस शब्द का मतलब क्या है, ये शब्द कहां से निकल कर आया और ये शब्द अपने आप में क्या डायमेंशन रखता है। तो मैं भी अपने एक इनसाइट रखने की कोशिश करूंगा। तो इंडिया बनाम भारत विवाद पे हम चलते हैं। उसमें दूसरा स्टेटमेंट जो आज दैनिक जागरण में आया, शशि थरूर ने विपक्षी गठबंधन को सुझाया नया नाम कि तुम यार अपना नाम जो है इंडिया हटाओ। तो हमने इंडिया रखा तो क्या हुआ, इंडिया हमने जैसे ही रखा तो उन्होंने कह दिया कि भारत होगा। तो इसको राजनीति से जोड़ के देखा जा रहा है, लेकिन मेरे लिए खबर इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए खबर जो है वो कुछ और एक इंपॉर्टेंट है। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई, ये जो लाइन है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से समझो। और आज आपको एक नया इंसाइट दूंगा कि इतिहास सबसे ज्यादा विवादित रहा है, ठीक है, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सबसे ज्यादा जो है लड़ाइयां वहीं को लेकर होती हैं। तो हिस्ट्री को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए। आप लोग हिस्ट्री पढ़ने भी जा रहे हो, मॉडर्न इंडिया में अब एंटर करने जा रहे हो, जो गुरुकुल का बैच है जो 2024 के लिए या 2 ईयर के लिए भी हम जाएंगे, तो ये जरूरी है कि हम इसको सही तरीके से कैसे समझे। जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ये जो एक लाइन है जहां पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया नाम को पूरी तरीके से खत्म कर दे, मान लो राजनीतिक दल, जो पूरी दुनिया भर में बहुमूल्य ब्रांड है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। शशि थरूर साहब
बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, कई कोचिंग तो उनके नाम पे एडवर्टीजमेंट देती है कि लर्न इंग्लिश लाइक शशि थरूर, ठीक है, उनकी इंग्लिश जब बोलते हैं तो आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ती है। और इन्होंने बड़ी अच्छी किताबें लिखी हैं, द एरा ऑफ डार्कनेस उन्होंने लिखी है, वाई आई एम हिंदू जैसी किताबें लिखी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताया है। और उन्होंने एक लाइन लिख दी जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, ये मेरे पर्सनल विचार। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम जो पूरी तरह से खत्म कर, जो दुनिया भर में बहुमूल्य, जो दूसरी पार्टी है भाजपा, वो खत्म कर देगी, जो इंडिया पूरी दुनिया में एक मशहूर ब्रांड है। पर क्वेश्चन ये है कि इतिहास को हम अलग तरीके से देखते हैं। हिस्ट्री में इन्होंने कहा इंडिया जो एक मशहूर ब्रांड है, पर सवाल है कि इंडिया नाम का जो ब्रांड है वो कितना पुराना है, 75 साल, 76 साल, या जब से अंग्रेजों ने उपनिवेश में हम पे शासन किया, जो हमारे कॉलोनियल मास्टर्स थे जिन्होंने हम पर अपना कब्जा किया, उन्होंने तो ये नाम दिया, तो ये ब्रांड तो उनका बनाया हुआ है। क्या भारतीय संस्कृति 75 साल या 100 साल या 200 साल केवल पुरानी है? अंग्रेजों के, यूरोपियंस के आने से पहले ये नाम इंडिया तो था ही नहीं हमारे पास, या उनके अपने डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने यात्रा वृत्तांतों से जो लिखने की कोशिश की थी, ये उन्होंने अपने हिसाब से रखा था। मेरा एक जो इत्तेफाक है, ये बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, इन्होंने कहा कि इंडिया ब्रांड पूरी दुनिया में मशहूर है। तो सवाल यह कि ये ब्रांड की हमारी एज क्या है? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इसका मतलब है आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि जो कॉलोनियल मास्टर्स थे, जो अंग्रेज थे, यूरोपियन थे, उनके आने के बाद ही भारत का इतिहास शुरू हुआ। क्योंकि हम लंबे समय से आज भी भारत की किताबों में पढ़ते हैं कि मॉडर्न इंडिया, एक शब्द जिससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, आधुनिक भारत। और आप किसी भी किताब, किसी भी राइटर को उठा के देख लो, मैं चैलेंज करता हूं कि जब से आपके किसी भी किताब का चैप्टर होता है, औरंगजेब के जब शासनकाल खत्म हुआ और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी भारत में यूरोपियन का आगमन, वहीं से चैप्टर शुरू हो जाता है। कौन सा चैप्टर शुरू होता है? आधुनिक भारत। आपने प्राचीन भारत लिखा, आपने मुगल काल लिखा, और अंग्रेजों के आने के बाद आपने उसको कहा आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। आपने भी पढ़ा होगा, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी ये बात जानते हैं। सवाल है कि उनके आने के बाद से ही आधुनिक इतिहास शुरू हुआ। वर्तमान इतिहास हो सकता था, आधुनिक इतिहास क्यों? क्या यह इतिहास की कंट्रोवर्सी नहीं है हमारे साथ? यानी कि जब यूरोपियन आते हैं, आधुनिक मतलब क्या होता है? मॉडर्न, जो हमारी जरूरत है वो सब कुछ वही लेकर आते हैं। कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था, जो एक सोच विचार, आधुनिकता, यानी आधुनिकता की जितनी चीजें हैं वो यूरोपियन हमारे लिए लेकर आए हैं। हमें इतिहास का पहला काका गागा ही गलत पढ़ाया जाता है, और आपने इसको मान लिया। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक, पहला कि क्या यूरोप के आने से पहले भारत आधुनिक नहीं था? क्या वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न, जो बात कही गई, वन हु इज वेस्टर्न, हर चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है, तो यह आधुनिकता का उपनिवेशवाद नहीं है। आज हम अपने घरों में इंडियन टॉयलेट तोड़वा के कमोड लगवाते हैं, कहते हैं वेस्टर्न है, तो यह आधुनिकता मानी जाती है? ये हर चीज क्या जो आप वेस्टर्न हम उसको यूज करते हैं वो जो है वो आधुनिक होगा? और हमारी किताबों में बचपन से सिखाया जाता है। आप भी आकर पढ़ते हैं, सर मॉडर्न इंडिया की बुक कब से शुरू होगी? पहला चैप्टर कौन सा होता है? पहला चैप्टर होता है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी भारत में यूरोपियंस का आगमन, वहीं से आधुनिक इतिहास शुरू होता है। हमसे क्यों नहीं क्वेश्चन पूछा गया कि क्या भारत यूरोप के आने के बाद ही आधुनिक हुआ? तो अगर भारत यूरोप के आने के बाद आधुनिक हुआ तो इसका मतलब है उपनिवेश के शासन के लाभ ही लाभ हमें बताए जाने चाहिए, जैसा कि हमें हमेशा बताया जाता है कि भारत में अंग्रेजों के आने से कितना लाभ हुआ है। भारत एक राष्ट्र के रूप में उभरा है। भारत जो है अपने काले जादू टोने सपेरों से बाहर निकला है। नहीं तो भारत तो सपेरों का देश था, तो कैलाश टेम्पल एलियंस ने बनाया था। भारत में कोई जो है कानून व्यवस्था नहीं थी, तो जीमूत वाहन ने जो लिखे थे न्याय शास्त्र वो बेकार थे। अंग्रेजों के आने से पहले भारत को गणित और विज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता, तो आर्यभट्ट क्या जो है वहां कंचे खेल रहे थे, जिन्होंने पाई के मान की गणना कर दी थी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का, जैसे आज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, उसकी गणना उन्होंने कर दी थी। अंग्रेज कहते हैं उनके आने के बाद सो कॉल्ड एलोपैथी, जो कि मॉडर्न चिकित्सा विज्ञान है, वो आया। तो सुश्रुत ने क्या किया था? चरक ने क्या किया था? वो ये कहते हैं कि शरीर विज्ञान, एनाटॉमी वेस्टर्न का दिया हुआ था। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, पातंजलि थे, उन्होंने योग शास्त्र की रचना क्यों की थी? वो कहते हैं कि वो मानव विज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं,
तो वात्स्यायन हमारे देश में क्या कर रहे थे ऋषि के रूप में? तो सवाल यह है कि हम जिस चीज को स्वीकार कर लेते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम ये कहते हैं, मेरा एक छोटा सा, ये मेरा मत है, हमें मजबूर किया जाता है शिक्षकों को भी पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, कि भाई मॉडर्न इंडिया पढ़ना, हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, पहला चैप्टर हो गया भाई भारत में यूरोपियन आए, मॉडर्न इंडिया शुरू हो गया। तो हमें बताया जा रहा है कि मॉडर्निटी बिलोंग्स टू द यूरोपियन कल्चर, कि आधुनिकता का संबंध ही वेस्टर्न कल्चर से है। और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरे पैदा होने से पहले, आपके पैदा होने से पहले ही ये चीज हमें पढ़ाई जा रही है। और आज एक विद्वान कहते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो कहते हैं कि ब्रांड इंडिया, यानी हमारे भारत की जो कुल आयु है वो 200 साल है, केवल 250 साल है। क्योंकि भारत नाम तो बहुत प्राचीन है, भारत हमारी संस्कृति का देन है। तो अगर 400 साल पुरानी एक सभ्यता, 400 साल पुराना एक लोकतंत्र जो यूएस में है, जो यूरोप में है, वो आकर कहता है कि हम तुमसे ज्यादा सभ्य हैं, तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आयु 400 वर्ष है और हमारी आयु इसके हिसाब से केवल 200 साल है। हमारी मॉडर्निटी को कितना टाइम हुआ? 200 साल। हमने आधुनिकता, आधुनिक राष्ट्रवाद, आधुनिक हमने लोकतंत्र, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक बैंकिंग तंत्र, आधुनिक इकोनॉमी, हमने अंग्रेजों से तो सीखी है। बाकी तो हम शुरू से कबीले ही तो रहे हैं। हम थे कौन? हम तो कबीले थे ना, हमें ज्ञान विज्ञान पता था ना, में हम थे। तो ये कहना चाहते हैं। तो अगर हमने इस बात को स्वीकार कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है, जो कॉलोनियल मेंटेलिटी है वो तो रुक गई, वो तो रुक गई ना, फिर वो तो आ गई। अब आप उसको स्वीकार आपको करना पड़ेगा। वो स्टे कर गई यहां पर, वो चले गए 1947 में, वो राजनीतिक रूप से चले गए, लेकिन हमें आज भी पढ़ाया जा रहा है। तो हमने प्रश्न क्यों नहीं किया कि आधुनिक भारत जो है, आधुनिक इतिहास उनके आने से ही क्यों शुरू हो रहा है? और अगर हम ये मान ले कि ब्रांड इंडिया जो कि उनका दिया हुआ शब्द है, तो इसका मतलब है कि हम केवल 200 साल पुराने हैं। तो हम कभी भी सभ्यताओं का जब टकराव होगा, जो हटिंगटन ने कहा था, जब हम अपनी सभ्यता की सुप्रीमेसी को रखना चाहेंगे तो हम एक आयु में उनसे छोटे पड़ जाएंगे। क्यों? वो कहेंगे देखो हमारा ज्ञान विज्ञान, हमारी आधुनिकता तुमसे कितनी पुरानी है, तुम तो अभी 2 ही साल हुए हो। लेकिन जब हम भारत के साथ जाते हैं तो भारत इति नामना, अभी मैं उन्हीं की बुक से, एल बॉशम की बुक से तुम्हें दिखाता हूं। तो जब हम भारतवर्ष के बारे में बात करेंगे तो हम तो कहेंगे जब तुम छाल पहन के घूमते थे, तुम्हें वस्त्रों का ज्ञान नहीं था, तब हम सभ्य समाज थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे खतरनाक लड़ाई होती है पूरे विश्व में, वो सभ्यताओं का टकराव होती है। लोगों पे आज कब्जा कर लोगे, देश पे कब्जा कर लोगे। देखो यूक्रेन लड़ रहा ना रशिया से, दोनों के भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना करो, ज्योग्राफिकल एरियाज को कंपेयर करो, तो यूक्रेन बहुत छोटा है कंपेयर टू रशिया। सुपर पावर थी रशिया, लेकिन वो लड़ रहा है ना देश पे। लेकिन अगर आपने किसी के विचारों पे कब्जा कर लिया, किसी को बता दिया कि तुम इंफीरियर हो, तुम कमतर हो, हम मालिक हैं, हम मास्टर हैं, तुम्हें किसी लड़ाई को लड़े बिना सब कुछ जीत जाओगे। आधुनिक विश्व में पूंजीवाद के नाम पर अमेरिका ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। वो डी युद्ध में नहीं जा रहा है, वो कह रहा है कि भाई आईएमएफ के थ्रू लड़ाई लड़ रहा है। आने वाले समय में देखना कि तुम अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, तुम हमारी पेप्सी के लिए, तुम हमारे कोको कोला के लिए, तुम्हारे फलाना ब्रांड के लिए, तुम्हारे चॉकलेट के लिए खोल दो ये बाजार। हमें तुम पे कब्जा करके तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं बेचेंगे, अन्ना तुम पे कब्जा करके अपना ब्रांड बेचेंगे। हम तुम्हारे लोगों को मजबूर कर देंगे, हम तुम्हें प्रेरित कर देंगे कि हमारा ब्रांड इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और जब हम शुरू कर देंगे तो हमारे पास अपने आप क्या होगा? बाजार हो जाएगा। कॉलोनाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या था? बाजार, संसाधन। क्योंकि बाजार किस पे चाहिए? बाजार क्रय और विक्रय पे होता है, खरीदने और बेचने पे होता है। मैं तुम्हारा संसाधन इस्तेमाल करके सामान बना के तुम्हें बेच दूं तो तुम मेरे सामान के सिवा कुछ और ना खरीद सको, तो तुम मेरी क्या हो गई? कॉलोनी हो गए। तो कॉलोनी को लॉन्ग टर्म स्टैब्लिश करने के लिए तुम्हें किसकी जरूरत पड़ती है? विचारों की। थॉट चाहिए कि तुम मेरी सभ्यता को स्वीकार कर लो। और जब हम सभ्यताओं को स्वीकार कर लेते हैं तो समस्या बढ़ जाती है। तो अगर मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक कर दूं तो इसका मतलब है कि हमारी सभ्यता मात्र 200 साल पुरानी, इससे पहले हम कोई ब्रांड नहीं थे। अगर हम कोई ब्रांड नहीं थे तो इन्हीं की पार्टी में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्यों जाकर स्टेटमेंट दिया, विकिपीडिया पढ़ा है, कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था 24% से ज्यादा थी पूरी दुनिया की।
और अगर हम फर्स्ट एडी की बात करें, पहली शताब्दी की बात करें, तो यहीं पर विदेशी विश्वविद्यालय का एक रिपोर्ट है जिसमें भारत पूरी दुनिया का 42% व्यापार अकेले करता था। तो फर्स्ट एडी में जहां पर ब्रिटेन के नामो निशान नहीं था, उनकी सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था, वो एक सभ्य समाज ही नहीं था, वहां पर भारत पूरी दुनिया का 42% व्यापार अकेले करता था, जीडीपी 42% लेकर। सवाल है कैसे करता था? क्योंकि हम स्किल्ड थे, हम एक सिस्टमाइज कंट्री थे। तो यह बड़ा जरूरी है कि अगर हम इनकी बात से इत्तेफाक कर लेते हैं तो हम अपनी जो पूरी सभ्यता की आयु है वो कम कर देंगे। तो हम भारतीयों को एक विचार बनाना पड़ेगा कि ये लड़ाई सभ्यताओं की है, ये मेंटेलिटी की है। आज उनकी हम हर चीज को आंख बंद करके एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब हम मजबूत होते चले जाएंगे और हो रहे, तो वो हमारी चीजों को स्वीकार करना शुरू कर दें। तो जो ब्रांड इंडिया है, जिस दिन वो ब्रांड भारत की तरफ चला जाएगा, उसी दिन हमारा एक वैश्विक विस्तार शुरू हो जाएगा। और कहानी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, इस चीज को और समझाता हूं कि आखिर बहस की क्या बात है। हम इंडिया रखे, भारत रखे, बोले नाम में क्या, कुछ लोग रखे नाम में क्या जाता है, नाम में क्या जाता है। इससे पहले की क्लास में मैंने बताया था संकेतों के बड़े महत्व होते हैं, संकेतों के हमारे जीवन में बड़े महत्व होते हैं। यूथ तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं।